माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं, राइट। हमारे डेली लाइफ में कितने यूज़फुल हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस से कितने यूज़फुल हैं, हर जगह इन माइक्रोब्स का क्या पोटेंशियल है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसलिए चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और इसीलिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं क्योंकि हमें उनसे अलग अलग प्रोडक्ट्स चाहिए। चाहे तो आप इन्हें ईटेबल प्रोडक्ट्स के फॉर्म में देख लें, आप मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के फॉर्म में देख लें, या आप अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के लिए हम कई यूजफुल प्रोडक्ट्स माइक्रोब्स की मदद से ऑब्टेन करते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर स्टडिंग, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम हमारे किचन से लेकर इंडस्ट्रियल लेवल तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम अलग अलग मेडिसिन के लिए या अलग अलग यूटिलिटी पे यूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग, बिकॉज फूड प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा कमर्शियल सेक्टर है जहाँ पर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम घर में साइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं। ये साइट्रिक एसिड भी हम बैक्टीरियाज की मदद से बना सकते हैं। हम विनेगर यूज़ करते हैं, अगेन बैक्टीरियाज की हेल्प से। हम मेडिसिनल पर्पस में एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, फंगस इन बैक्टीरिया की मदद से आप बना सकते हैं। सो देयर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेस, राइट। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में तो हम बेकरी प्रोडक्ट्स हों, चीज़ हो, ये सारी चीज़ों को हम ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बना पाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वाइन, अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये सब कुछ आ जाएंगे। इसके अलावा योगर्ट का प्रोडक्शन आजकल इंडस्ट्रियल लेवल पे होने लगा है। ये शुरुआत घर से हुआ था, लेकिन हाल फिलहाल आप देखें तो इंडस्ट्रियल लेवल पे एक मास स्केल पे इसे प्रोड्यूस किया जा रहा है और लोगों को बेचा जा रहा है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अलावा हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इन्वायरमेंट का क्लीनिंग, दैट इज़ व्हाट इज़ रेफर्ड एज सीवेज ट्रीटमेंट। हम सबके शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिन्हें हम STPs के नाम से एब्रीविएट करते हैं, ये सभी शहरों में है। और इसीलिए हैं क्योंकि हर जगह कचरा तो होता ही है, और उस कचरे को, उस सीवेज को साफ करने के लिए कुछ बड़े बड़े से प्लांट्स इंस्टॉल हुए हैं, और इन प्लांट्स की मदद से हम क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं, ये ट्रीटमेंट प्लांट्स अक्रॉस द सिटीज़ लोकेटेड है। मोस्टली बड़े सिटीज़ हैं, मेट्रोज़ हैं तो एक से ज़्यादा होते हैं। छोटी सिटीज़ में एक भी STP काम करता है। STPs में माइक्रोब्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हम कैसे डिस्कस करेंगे ये बाद में। एनर्जी जनरेशन के लिए मुझे ज़रूरी है माइक्रोब्स। हम सेल्यूलोज से, आजकल बायोफ्यूल का ट्रेडिशन है, बायोफ्यूल का कल्चर निकल पड़ा है। बायोफ्यूल्स को ऑब्टेन करने के लिए अगेन वी आर यूजिंग ऑल दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट ऑब्वियस सी बात है, इनमें जो मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाइल्ड वेराइटीज़ नहीं हैं। ओके, वाइल्ड वैरायटी से मेरा मतलब है जो नेचर में जैसे थे वैसे के वैसे ही हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हमने मैनिपुलेट किया है, जिन्हें हमने चेंज किया है। हम एक टेक्निक फॉलो करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ओके, और उस रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में हम इन माइक्रोब्स को प्रिपेयर करके हमें जो काम करवाना है वो काम हम इनसे करवा सकते हैं। जैसे किसी जगह ऑयल स्पिल हो गया है, कहीं पे तेल फैल गया है, सपोज ये समुद्र है, हम शिपिंग करते हैं, है ना, ऑयल के कंटेनर्स, टैंकर्स जो हैं वो शिप होते हैं। ये अगर मान लीजिए किसी ओशन में कहीं पे स्पिलिंग हो जाए और तेल बिखर जाए तो वहाँ पे सफाई करना मुश्किल है, राइट। लेकिन वो ऑयल उतना ही हार्मफुल उन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए जितना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसे रिकॉम्बिनेंट माइक्रोब्स की मदद लेनी पड़ेगी जिनकी मदद से मैं उस पूरे एरिया को क्लीन कर सकती हूँ। एंड वी आर डूइंग दैट रियली। सो एनर्जी जनरेशन, सीवेज ट्रीटमेंट, बायो कंट्रोल एजेंट्स, अगेन ये हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लेकर जाता है।
आप जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहा जाता है, या बायो फर्टिलाइजर्स हम किसे बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हों जिन्हें मैं यूज़ करके सॉइल के अंदर नाइट्रोजन या पोटेशियम या फॉस्फोरस, आई मीन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, इनका मैं क्वांटिटी बढ़ा सकती हूँ सॉइल के अंदर। मोस्टली हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज को यूज़ करके नाइट्रोजन में सॉइल को एनरिच कर देते हैं। ये किसकी मदद से कर रहे हैं हम? ये हम बायो फर्टिलाइजर्स की मदद से कर रहे हैं। तो हमारे पास बायो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं या हम माइक्रोब्स के फॉर्म में, जैसे अजोला पिन्नाटा है, साइनोबैक्टीरिया है, राइजोबियम है। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन ऑर्गेनिजम्स की मदद से मैं नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर रही हूँ, राइट। इसके अलावा कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, जैसे कुछ स्पेसिफिक बग्स हैं, है ना, बीटल्स हैं। इन बीटल्स को हम यूज़ करते हैं, गम्बूजिया फिश है, इन सब को हम यूज़ करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, रिटार्ड करने के लिए, राइट। तो हमारे पास ये अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। हम सबसे पहले बैक्टीरियाज के बारे में इन जनरल डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमें बैक्टीरियाज का स्ट्रक्चर नहीं फोकस करना है, बट जस्ट वी विल गो थ्रू इट। ये मेरे पास रॉड लाइक बैक्टीरिया है। यू नो दैट देर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया को वी कॉल इट एज बेसिलाई। जो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया हैं इन्हें हम कोकाई बोलते हैं। सो देयर इज अ कोकाई शेप बैक्टीरिया। स्पाइरल मतलब जो थोड़े से वेवी बैक्टीरियाज हैं, वी कॉल देम ए स्पाइरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इनके पास फ्लैजेला भी होता है। वी हैव इवन अ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, जैसे विब्रियो कोलेरी जो है हमारा, ऐसे कॉमा शेप्ड बैक्टीरियाज भी होते हैं। Then we have another category of microbe which is a basically virus. ये वायरस जो आपके सामने पिक्चर में शोन है, डायग्राम में दिख रहा है आपको, इट इज़ बेसिकली अ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरियाज को कंज्यूम करता है, बैक्टीरियाज को खा लेता है, उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ये गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेजेस सबसे ज़्यादा मिलते हैं, और गंगा के पानी को इसीलिए पोल्यूशन नहीं होता है, राइट। गंगा वाटर प्योरिफाइड है, सेक्रेड है। क्यों है सेक्रेड? सिर्फ इसीलिए क्योंकि गंगा के पानी में ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं ये प्रेजेंट होते हैं, विच विल कंज्यूम एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच इज देयर प्रेजेंट इन द रिवर गंगा, राइट। इस वायरस का एक टिपिकल स्ट्रक्चर हमारे सामने है, जिसमें एक इसका हेड होता है, दूसरा इसका टेल फाइबर होता है। टेल फाइबर की मदद से ये किसी भी होस्ट के ऊपर अपने आप को अटैच करता है, और जो कैप्सिड है, ये कैप्सिड जो है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो एक वायरल कैप्सिड है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। वी नीड नॉट टू रिमेंबर द एंटायर स्ट्रक्चर, लेकिन ये जस्ट लेबलिंग्स हैं आपके सामने, मैं बता रही हूँ, एक बार हम ब्रीफली देख रहे हैं। यहाँ जेनेटिक मटेरियल होगा, ये कोलार है जहाँ से एक शीत ओरिजिनेट हो रही है, और ये शीत कनेक्ट होती है एक बेसल प्लेट पे। इसी बेसल प्लेट से कुछ टेल फाइब्रिल्स जो हैं वो निकल रहे हैं, और ये टेल फाइब्रिल्स किसी होस्ट के ऊपर अटैच होने में इस वायरस को मदद करने वाले हैं, राइट। दिस इज व्हाट इज माई वायरस। अगेन दिस इज अनदर काइंड ऑफ वायरस। ये वायरस अडीनो वायरस है, जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या यूं कहें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट वायरस। द अनदर कैटेगरी ऑफ वायरस इज TMV, विच इज टोबैको मोज़ैक वायरस, राइट। ये रॉड शेप्ड वायरस होते हैं, थोड़ा सा टिपिकल शेप है, टिपिकल स्ट्रक्चर है इनका। ये स्ट्रक्चर मोस्टली वायरसेस का नहीं होता है, सो इट्स अ रॉड शेप्ड वायरस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोइंग दीज बैक्टीरियाज इन द लैबोरेटरी, ओके, हम जब भी बैक्टीरियाज को यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम उन्हें हमारी लैबोरेटरी में रखेंगे, और उन बैक्टीरियाज को बिना खिलाए पिलाए तो रखा नहीं जा सकता ना। खिलाएंगे तो सही, हम उनकी खातिरदारी कैसे करेंगे आप? तो उनकी खातिरदारी करने के लिए हमें उन्हें एक न्यूट्रिएंट मीडिया देना पड़ता है, ओके। ये न्यूट्रिएंट मीडियम हम अगार से बनाते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट अगार। ये न्यूट्रिएंट अगार पाउडर फॉर्म में आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। इस पाउडर को मैं वाटर में डिज़ोल्व करूँगी। आई विल डिज़ोल्व दिस पाउडर इन वाटर, और उसके बाद इस वाटर को हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे।
बॉयल तब तक करा जाता है जब तक थोड़ी सी पानी में ट्रांसपेरेंसी न आ जाए। और बॉयल करने का एक रीज़न ये भी है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वो नहीं होगा, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि उसके अंदर अगर पहले से कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं तो वो माइक्रोब्स जो है वो धीरे 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 मरने लग जाएं और ख़त्म हो जाएं। मतलब हमारा कल्चर मीडियम कैसा बनना चाहिए? आर कल्चर मीडियम आफ्टर बॉइलिंग द कल्चर मीडियम बिकम्स स्टेराइल। स्टेराइल से मेरा मतलब है फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ माइक्रोब, उसमें कोई भी माइक्रोब नहीं है। और क्योंकि उसमें कोई भी माइक्रोब नहीं है, इसीलिए द एंटायर मीडियम विल बी used for the growth of other organisms or other bacterias which are desired by you, right? जो बैक्टीरिया आप ग्रो करना चाहते हैं, उन बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए मैंने ये न्यूट्रिएंट मीडियम प्रिपेयर किया है और इस न्यूट्रिएंट मीडियम को मैंने स्टेराइल बनाया है। दैट मीन्स फ्री ऑफ एनी पैथोजन, फ्री ऑफ एनी माइक्रोब। और फिर मैंने इस मीडिया की प्लेट्स बनाई हैं। तो जब हम इसे प्लेट में डालते हैं, ये लिक्विड के फॉर्म में है मेरे पास, मैं इसे प्लेट पे जब डालूंगी तब ये लिक्विड रहेगा, लेकिन एट रूम टेम्परेचर, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से मैच करने लगेगा, एट रूम टेम्परेचर इट इज गोइंग टू गेट सॉलिडिफाई। ये क्या हो जाएगा? जम जाएगा, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। और सॉलिडिफाई मतलब ये जेल लाइक है। एट रूम टेम्परेचर ये जेल का फॉर्म ले लेता है और अब इसके ऊपर माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है वो हो सकती है, रैपिडली हो सकती है, राइट? क्योंकि आपने न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दिया, आपने इसे सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर दी, आपने इसे टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, आपने हर ज़रूरत की चीज़ उसे प्रोवाइड कर दी, इसीलिए अब ये बहुत आसानी से ग्रो करेगा। और किसके फॉर्म में ग्रो करेगा? इट इज़ गोइंग टू ग्रो इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज़। ये छोटी 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 कॉलोनीज़ के फॉर्म में ग्रो करेगा और आपको पेट्री डिश पे कॉलोनीज़ कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। मैं इसे येलो कलर से हाईलाइट कर रही हूँ सो दैट इट विल बी ईजिली आइडेंटिफाइड बाई यू, राइट? हम इसे प्रॉपर स्टेनिंग प्लेटिंग टेक्निक्स की मदद से स्ट्रीक करते हैं कल्चर को, राइट? हमारे पास एक वायर लूप होता है। आई शो यू हाउ दैट वायर लूप लुक्स लाइक। आपको प्रोसेस नहीं याद रखना है, बस कॉन्सेप्ट्स के लिए समझ लीजिए। ये एक निक्रोम वायर लूप है। लंबा सा हैंडल होगा, तार लगा हुआ होगा, निक्रोम का बना हुआ होता है और उसमें छोटा सा सर्कल होता है, लूप होता है। ओके ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम वो बबल्स ब्लोइंग जो छोटे छोटे से बच्चों के लिए, किड्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो यूज़ करते हैं, उसको सोप सोल्यूशन में डिप करते हैं, व्हेन वी ब्लो द एयर तो बबल्स निकलते हैं। ये बिल्कुल उसी टाइप से काम करता है। हम इस लूप को लिक्विड में, जिसमें हमारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, उसमें डालते हैं और उसके बाद जब आप इसे निकालेंगे और किसी भी पेट्री डिश पे इस पैटर्न में इसे स्ट्रीक करना कहते हैं, इस पैटर्न में इसे मूव करेंगे, राइट? ये एक सेट पैटर्न है जिस पैटर्न में हम इस वायर लूप को मूव करेंगे, राइट? ये जब आप मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर बैक्टीरियाज की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। आप इसे 24 घंटे के लिए इंक्यूबेटर में रखें, क्योंकि इंक्यूबेटर में रखने के बाद इन बैक्टीरियाज की ग्रोथ होना शुरू होगी। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे और फिर कुछ समय बाद कॉलोनीज़ के फॉर्म में पेट्री डिश पे आपको विजिबल होंगे। ओके तो ये बैक्टीरियल कॉलोनीज आपको इस पूरी पेट्री डिश पे स्प्रेडेड दिखाई देंगी। आफ्टर 24 आवर्स ग्रोथ ऐसी दिखेगी और 24 आवर्स रख दें तो आपको ये कॉलोनीज और बड़ी बड़ी दिखाई देने लग जाएंगी, क्योंकि ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली होती रहेगी, राइट? तो हमने कुछ नहीं किया है, जो ऑलरेडी बैक्टीरियाज हमारे पास अवेलेबल थे उन बैक्टीरियाज को यूज़ करके हमने एक, या यूँ कह लें कि उन बैक्टीरियाज को हमने एक मीडियम प्रोवाइड किया है, उन्हें अच्छे से खाने पीने के लिए उनकी व्यवस्था करके दी हुई है और उसके बाद जब हम 24 घंटे बाद उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, इनकी ग्रोथ कई गुना बढ़ चुकी होगी। अब आप चाहें तो इन माइक्रोब्स को अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर लें, राइट? इसे हम बोलते हैं माइक्रोब्स को कल्चर करना, राइट? वी कॉल दिस एज कल्चरिंग द माइक्रोब्स। और सेम प्रोसेस हम फंगल ग्रोथ के लिए भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको बैक्टीरिया के लिए करना है ऐसा नहीं है, देयर इज़ नो कंपल्शन। ये सेम प्रोसेस आप फंगस के लिए भी कर सकते हैं, बस फंगस और बैक्टीरिया के लिए मीडियम में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं।
जैसे हमारे खुद के आपस में डाइट में डिफरेंसेस होते हैं ना, आपका डाइट कुछ अलग है, मेरा डाइट कुछ अलग है, किसी थर्ड पर्सन का डाइट कुछ अलग है, वैसे ही माइक्रोब्स के डाइट अलग अलग होते हैं। तो फंगस का मीडिया अलग होता है, बेस इज अगार ओनली, उसमें हम कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। वी ऐड द सोर्स ऑफ कार्बन, वी ऐड द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड सो मैनी थिंग्स। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स इज कंपलसरी फॉर द एनर्जी। इसके अलावा मॉइस्चर, विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं, तब जाके एक न्यूट्रिएंट मीडियम डिज़ाइन होता है और बैक्टीरियाज की ग्रोथ के लिए सूटेबल होता है, राइट। सो दिस इज शोइंग द ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन अ पेट्री डिश। फंगस की ग्रोथ थोड़ी सी डिफ्यूज होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ थोड़ी छोटी, थोड़ी कम होती है, इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज आपको विजिबल होंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। अब इन माइक्रोब्स को हमने कल्चर तो कर लिया है, इनसे अब हमें क्या प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो हम घर से ही शुरुआत करते हैं। जो डे टू डे लाइफ में हम हमारे घरों में अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों में हमें माइक्रोब्स का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, जैसे एक सबसे पुराना एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो बच्चों, आप लोग जानते हो कि बायोटेक्नोलॉजी आज की तारीख में एक सबसे एडवांस्ड फील्ड है, इजंट इट। लेकिन इस फील्ड की शुरुआत कई डिकेड पहले हो चुकी थी लोगों के घरों में। कैन यू बिलीव दैट? भाई, जो चीज़ आज इतनी एडवांस है कि जिसने कैंसर को बीट करने की ठान रखी है और ऑलमोस्ट कर भी दिया है, कुछ कैंसर्स हम आज बीट कर पाए हैं, इलाज ढूंढ पाए हैं, कई डेडली डिसीजेस का इलाज हम ढूंढ पाए हैं। क्या ये इतना एडवांस जाने का रीज़न सिर्फ हमारा घर हो सकता है? एंड यस, इट इज़ सो। बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत घर से हुई है और उसी का बेस मैं आज आपको बता रही हूँ। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में मैं सबसे पहले कर्ड मेकिंग के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। इंट्रोडक्शन जो अभी अभी हमने बात किया उसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन को या बैक्टीरिया की ग्रोथ को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अगार प्लेट पे बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है ये एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है। लेकिन बच्चों, आपको ये जानना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए कि हम बैक्टीरियाज को रिटेन कैसे करके रखते हैं, राइट। सो वी कॉल दैट प्रोसीजर एज कल्चर मेथड। तो आप एक टर्म याद रखें, कल्चर। अब मैं आपको एक दूसरा टर्म बताती हूँ जो इस कल्चर से एसोसिएटेड है। देखिए, हमें कर्ड बनाने के लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरियाज का ग्रुप चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आई एम सो सॉरी, we call it as lactic acid bacteria. So here is your bacteria. क्योंकि ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और आपके घरों में आपका देखा हुआ है, इसलिए हम इसी एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। हम घर में दही बनाते हैं। कैसे बनाया जाता है दही? ये हमने लूक वर्म मिल्क लिया है। लूक वर्म मिल्क बेसिकली एक सफिशिएंट टेम्परेचर दे रहा है बैक्टीरिया को उसकी ग्रोथ के लिए। मैंने हल्का सा कुनकुना करके मिल्क लिया हुआ है। इसमें मैं डालने वाली हूँ पहले से बनाया हुआ कर्ड। अब समझना मेरी बात, पहले से बने हुए कर्ड को डालने का पर्पस क्या है? यहाँ मैंने कर्ड नहीं डाला है, यहाँ मैंने इनोक्यूलम डाला है। द सेकेंड न्यू टर्म फॉर यू। इस कर्ड के बहाने मैंने कुछ पुराने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, मतलब एलएबी बैक्टीरिया डाले हैं इन द फॉर्म ऑफ इनोक्यूलम। अब इस मिल्क के अंदर जब हमने इनोक्यूलम ऐड किया है, मतलब मैंने कुछ नहीं, मैंने पुराने बने हुए बैक्टीरियाज ऐड किए हैं, तो उन पुराने बैक्टीरियाज को तो एक ऐसा मीडियम मिल गया ना बेटा, जिस मीडियम में वो बहुत रैपिडली ग्रोथ कर सकते हैं, राइट। हमने क्या दिया है उन्हें? हमने उन्हें खाना दिया है। जैसे ही उन्हें खाना मिलेगा वो अपनी ग्रोथ रैपिड करेंगे, और जैसे ही वो ग्रोथ रैपिड करेंगे वो आपको प्रोडक्ट भी दे देंगे बना के। बस इसी पर्पस से हम इस पूरे चैप्टर को देखेंगे। देखिए, ये मिल्क है, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है, वी कॉल दैट प्रोटीन एज केसिन प्रोटीन। इस केसिन प्रोटीन, आई शो यू अ पिक्चर, है ना, मैं अभी कुछ मिनट्स में आपको इसका पिक्चर दिखाती हूँ। केसिन प्रोटीन जो है ये अलग से कोएगुलेट किया जा सकता है ना, जिसे हम पनीर बोलते हैं। तो पनीर बनने का पहला स्टेज क्या होता है? आप उसमें जैसे ही एसिड रिलीज कर देते हैं, the milk gets curdled, right? Pay attention to the term, the milk gets curdled। और कर्डल होने के बाद
वो मिल्क के अंदर का जो प्रोटीन है वो ऐसे कुछ ग्रुप्स के फॉर्म में आपको सरफेस के ऊपर इकट्ठा ऐसा दिख जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, नीचे लिक्विड पोर्शन रह जाएगा मिल्क का. So protein gets coagulated and starts floating on the surface and the liquid portion gets separated. मुझे इस प्रोटीन से मतलब है, अगर मैं कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स बना रही हूँ तो मुझे ऊपर के प्रोटीन से मतलब है. अभी इस प्रोटीन को हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे, वी विल टॉक अबाउट इट. फिलहाल लेट अस फोकस ऑन कर्ड. तो हमने जब इनोक्यूलम डाला है तो ये पूरा मिल्क ये बैक्टीरियाज यूज़ करने वाले हैं, और ये बैक्टीरियाज जब इस मिल्क को यूज़ करेंगे तो नरिशमेंट ले रहे हैं. नरिशमेंट लेंगे तो ग्रोथ करेंगे, जो नए बैक्टीरियाज बनेंगे वो भी ग्रो करेंगे, और बनेंगे नए वो भी ग्रो करेंगे. मतलब पूरा का पूरा मिल्क इज गोइंग टू गेट कर्डल्ड, राइट. तो मिल्क का केसिन प्रोटीन या लैक्टोज शुगर, मिल्क में जो शुगर होती है वो होती है लैक्टोज, और प्रोटीन जो होता है वो केसिन. अब मिल्क के अंदर आपको क्या दिखने लगेगा, लैक्टिक एसिड. तो अब आप कह देंगे कि मिल्क किस में कन्वर्ट हो चुका है, कर्ड में, राइट. तो मिल्क का कर्डलिंग इज डन बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एब्रिविएटेड फॉर्म LAB. इसी नाम से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, तो LAB टर्म याद रखेंगे आप सभी लोग. इज यूज्ड टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. सो दिस इज व्हाट इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क. The procedure, the scientific procedure which is taking place over here is coagulation, as I already mentioned. यहाँ पे जब आप पुराने बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं तो मिल्क का कोएगुलेशन हो जाता है एंड यू गेट कर्डल्ड मिल्क, और रादर केसिन प्रोटीन आपको अलग से मिल जाएगा. जब भी आप ऐड करते हैं तो ऐड हम हमेशा स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड करते हैं, मतलब वी आर एडिंग नथिंग बट वी आर इनोक्यूलेटिंग द कल्चर या इनोक्यूलेटिंग द मीडियम विथ बैक्टीरियाज, राइट. सो हम फ्रेश मिल्क को कन्वर्ट कर देंगे इनटू कर्ड. इस कर्ड का कॉम्पोजिशन मिल्क से चेंज हो चुका है. नाउ दिस कर्ड इज कैरिंग मोर अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड, इसीलिए खट्टा होता है ना वो दही, इसीलिए खट्टा होता है क्योंकि उसमें एसिड है, एसिड कॉन्टेंट ज़्यादा है. एंड इट नाउ पजेस मोर ऑफ विटामिन्स ऑल्सो. तो दूध से ज़्यादा डाइजेस्टिव कर्ड हो जाता है, ज़्यादा न्यूट्रिटिव भी कर्ड हो जाता है, राइट. सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस दे एक्चुअली एनहांसेस विटामिन B12, और वेजिटेरियन इंडिविजुअल्स को विटामिन B12 का सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी होता है. रिमेंबर दैट विटामिन B12 जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके शरीर में हमेशा कम होता है. इफ़ इन केस दे आर कंज्यूमिंग कर्ड तो उनको विटामिन B12 काफ़ी अच्छा मिलता है. सो LAB इज बेसिकली एनहांसिंग द विटामिन B12. इट इज़ मच नीडेड फॉर योर नॉर्मल अपकीपिंग ऑफ योर स्टमक एंड इंटेस्टाइन. हमारी बॉडी के नॉर्मल हेल्दी डाइजेशन के लिए मुझे इन बैक्टीरियाज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. तो दीज बैक्टीरियाज विल बी हेल्पफुल फॉर कीपिंग द स्टमक क्लीन. It's beneficial for the stomach and it is even responsible for checking the growth of pathogenic microbes, right. क्योंकि इनका तो घर है, आपकी इंटेस्टाइन, आपका स्टमक इनका घर है. ये जितना आपके शरीर में प्रेजेंट रहेंगे उतने पैथोजेनिक बैक्टीरिया से ये फाइट करते रहेंगे. रीज़न, कॉम्पिटिशन, राइट. हमने डार्विन की थ्योरी पढ़ी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना. तो यहाँ दोनों के बीच में कंपटीशन चलेगी. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज दीज बैक्टीरियाज आर इनहेबिटेंट्स ऑफ आवर बॉडी, तो यही जीतेंगे, और इसीलिए हमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया से भी दूर करते हैं. दिस इज हाउ अ कर्डल्ड मिल्क लुक्स लाइक. लिक्विड पोर्शन देख लीजिए आप, एकदम अलग हो चुका है, स्लाइटली येलोइश कलर का होता है, और जो ऊपर निकल कर आया है दैट इज अ प्योर प्रोटीन, दैट इज केसिन प्रोटीन. लेट अस टॉक अबाउट अ क्वेश्चन. इट्स क्वाइट ईजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. इसका आंसर अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है. जस्ट रीड द क्वेश्चन. कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड improves the nutritional value by increasing the amount of, and there are different types of vitamins given. So as we already discussed, विटामिन B कॉम्प्लेक्स का नंबर ये बढ़ाएगा, सो इट वुड बी विटामिन B12, राइट. नॉट ऑल द विटामिन इट इज गोइंग टू इंक्रीज. हाँ, विटामिन K, विटामिन A ये सब नहीं मिलता हमें, इट इज ओनली विटामिन B कॉम्प्लेक्स मिलता है हमें. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक.
हम कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स की भी बात कर लेते हैं जो डेयरी इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे योगर्ट है। हमने कर्ड तो हमारे घरों में बनाने की बात करी है। कर्ड हम नॉर्मली हमारे घरों में प्रिपेयर कर लेते हैं। योगर्ट हम नहीं प्रिपेयर कर पाते बिकॉज योगर्ट के लिए वी नीड सम स्पेशल बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस तो ऐसा है बेटा, घर में इजीली कल्चर हो जाता है, लेकिन हमारे योगर्ट प्रिपरेशन के लिए लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, रिमेंबर द नेम, ये नाम पूछे जाते हैं बच्चों, प्लीज बैक्टीरियाज के नाम अच्छे से याद रखेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। थर्मोफिलस सुनते से ही दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि ये कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रहने की आदत होगी, या यूं कह लूँ कि इन बैक्टीरियाज को हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करते आता है। सो दीज टू बैक्टीरियाज आर यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ योगर्ट विच इज़ अगेन अ डेयरी प्रोडक्ट। कर्ड के जैसा ही ये दूसरा डेयरी प्रोडक्ट है। इट इज़ बेसिकली रादर जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है दैट इज़ पास्चुराइज्ड मिल्क। एंड यू नो दैट पास्चुराइजेशन जो है वो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जैसे सांची है, अमूल है, इन्हीं जगहों पे पास्चुराइजेशन होता है। पास्चुराइजेशन हम घर पे नहीं करते, हाई टेम्परेचर पे ले जाके तुरंत ठंडा करा जाता है मिल्क को, सो दैट उसके अंदर की जितने भी माइक्रोब्स हैं दे गेट किल्ड ऑफ। तो पास्चुराइज मिल्क लिया जाता है सबसे पहले, आई एम सो सॉरी, पास्चुराइज मिल्क लिया जाता है और उस पास्चुराइज मिल्क के अंदर हम इनोक्यूलम ऐड करते हैं। किसका इनोक्यूलम ऐड करते हैं? दिस इज इनोक्यूलेशन, है ना। नाउ यू नो द टर्म। इनोक्यूलम ऐड करते हैं किसका? आइदर स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, दोनों में से जो अवेलेबल हो, इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं। एंड देन वी फर्मेंट इट। ये हो गया, दोनों का इनोक्यूलेशन हो गया। लेट देम रिएक्ट द मीडियम, रिएक्ट विद द मीडियम, और उसके बाद हम इसे फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। यहाँ पे योगर्ट का जो स्पेसिफिक पिक्यूलियर टेस्ट है दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। पहली बार, क्योंकि हमने तो कर्ड में भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन देखा ही था, प्लस it will be having one more extra, rather one more content which is called as acetaldehyde। तो योगर्ट का स्पेशल फ्लेवर एसिटल्डिहाइड और लैक्टिक एसिड के कारण है। यू नीड टू रिमेंबर दैट। This is how we get packed yogurt in the market. Now let us talk about another product which is basically cheese, right? तो चीज़ जो है अलग अलग वेराइटीज़ के बैक्टीरियाज या ऑर्गेनिजम्स हम यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चीज़, राइट। हमारे पास मोज़रेला चीज़ है, रॉकफर्टी चीज़ है, रॉ चीज़ भी हम प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास बहुत अलग अलग फ्लेवर की चीज़ है अलग अलग डिशेस में, इटालियन डिशेस में, इन सभी जगहों पर बहुत ज़्यादा चीज़ का यूज़ होता है। सो वी हैव डिफरेंट फ्लेवर्ड चीज़ एंड द फ्लेवर एंड टेक्सचर ऑफ चीज़ इज बेसिकली डिसाइडेड बाय द टाइप ऑफ माइक्रोब यू आर यूजिंग, राइट। चीज़ में जो फ्लेवर इंड्यूस किया जाता है वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के माइक्रोब्स के थ्रू इंड्यूस किया जाता है और वही चीज़ का स्पेसिफिक फ्लेवर लाता है और उसी से उसकी मार्केटिंग होती है। So flavor is basically induced by special kinds of bacteria. We will see how those bacteria are used and what all bacteria are used. So let us now talk about different types of cheese. इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने बैक्टीरियाज को यूज कर रहे हैं उस चीज को प्रोसेस करने में। तो हम दो कैटेगरीज ऑफ चीज डिस्कस करेंगे। एक टाइप का चीज होता है विच इज कॉल्ड एज अनराइपन्ड चीज, और एक कैटेगरी है विच इज कॉल्ड एज राइपन्ड चीज। देखिए, हम सबसे पहले जब चीज ऑब्टेन करते हैं तो वो एक रॉ फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, और रॉ फॉर्म का जो चीज है, इस चीज के ऊपर दूसरे दूसरे बैक्टीरियाज एक्ट करेंगे और ये बैक्टीरियाज उस चीज को उसका फ्लेवर और उसका टेक्सचर दोनों चीजों को चेंज करेंगे, राइट। तो जो अनराइपन्ड चीज है हमारे पास, ये ऐसा होता है विच इज अनप्रोसेस्ड, जस्ट प्रोड्यूस, फ्रेश होता है ये। इसमें कंपैरेटिवली मॉइस्चर कंटेंट भी आपको ज़्यादा मिलेगा, राइट। इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, एकदम फ्रेशली हम इसे ऑब्टेन करते हैं और इसका फ्लेवर बिल्कुल रॉ फ्लेवर होता है, अभी इसमें टेस्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। कई बार हम जब घरों में चीज़ यूज़ करते हैं तो इसी स्टेज का चीज़ यूज़ कर लेते हैं। द अनदर कैटेगरी ऑफ चीज़ इज राइपन्ड चीज़। ये राइपन्ड चीज़ अनराइपन्ड से ही बनाया गया है, लेकिन एजिंग के बाद बनाया गया है।
ओके जब हम अनराइपन चीज की एजिंग करवाते हैं बैक्टीरियाज की मदद से, ये बैक्टीरिया उस चीज के अंदर फ्लेवर इंट्रोड्यूस करते हैं, टेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे रॉकफोर्टी चीज है, ओके ये रॉकफोर्टी चीज एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ माइक्रोब की मदद से ही डेवलप किया जाता है। वी विल डिस्कस द नेम ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स, और हमें ये याद भी रखना है क्योंकि इस चैप्टर से नीट में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के नाम याद रखने हैं। हम डिस्कस कर लेंगे अभी। राइपन चीज मतलब एजिड चीज है, एजिंग के बाद ऑब्टेन कर होता है। मैं इसे इन अदर वर्ड्स प्रोसेस्ड चीज के भी नाम से जान सकती हूँ। और ये राइपन चीज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया या आफ्टर द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया डेवलप होगा। वी विल सी हाउ वी प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ चीज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉटेज चीज, विच इज अनराइपन चीज, जो हम घरों में बनाते हैं बिना प्रोसेस के, सिर्फ दूध को एसिड के साथ ट्रीट करके, और जो कर्डलिंग प्रोसेस है वो इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। जैसे ही मिल्क कर्डल हो गया, उसका लिक्विड पार्ट जो है, लिक्विड पोर्शन जो है, उसे सेपरेट कर देते हैं, और जो प्रोटीन पार्ट है दैट इज सेपरेटेड, राइट। रॉ चीज को हम लेमन जूस की मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं, और आप विनेगर भी यूज कर सकते हैं। दोनों चीजें एप्लीकेबल होती हैं और दोनों से ही रिजल्ट्स एक जैसे आते हैं। द ओनली डिफरेंस वुड बी फ्लेवर। लेमन डाल के जब हम चीज प्रिपेयर करते हैं और विनेगर डाल के जब हम चीज प्रिपेयर करते हैं, दोनों को फ्लेवर में बस डिफरेंस आएगा। अब ये जो चीज आपके पास आया है, इस चीज में हम अगर प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई, ओके, प्रोपियोनीबैक्टर या प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई, ये ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे तो चीज के अंदर बड़े बड़े होल्स क्रिएट हो जाएंगे। और ये होल्स क्रिएट होते हैं ड्यू टू द एस्केप ऑफ अ गैस विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चीज के अंदर से एस्केप होकर बाहर निकलती है, और जब वो बाहर निकलती है तो उसमें बड़े बड़े से बबल्स या होल्स क्रिएट कर देती है। इसीलिए इसे बिग होल चीज के नाम से भी जाना जाता है, और अदरवाइज वी कॉल दिस काइंड ऑफ चीज एज स्विस चीज। ओके, सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ शर्मेनाई बैक्टीरिया। रिमेंबर द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। लगभग 400 अलग अलग वेराइटीज की चीज हम अब प्रोड्यूस कर पाते, प्रिपेयर कर पाते, बट वी नीड नॉट टू रिमेंबर ऑल द नेम्स। हम सिर्फ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करने वाले हैं, और वो आपको थरली याद रखने हैं। कैमेम्बर्ट चीज जो है, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय अ फंगस विच इज कॉल्ड एज पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। इसे कैमेम्बर्टाई भी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया ये फंगस इजीली अवेलेबल होता है। चीज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में रॉ चीज बना के भेजा जाता है। दे इनोक्यूलेट द रॉ चीज विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया इफ दे वांट टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ चीज, और इसे एजिंग के लिए रख दिया जाता है। जैसे जैसे एजिंग होती जाती है वैसे वैसे चीज के अंदर फ्लेवर इंट्रोड्यूस हो जाता है, राइट। द अनदर काइंड ऑफ चीज इज सेमी हार्ड कैटेगरी, मतलब इसमें मॉइस्चर का कंटेंट थोड़ा है, थोड़ा नहीं है, सेमी ड्राई कंडीशन है। इसे हम रॉकफोर्टी चीज बोलते हैं। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नाम की फंगस इज गोइंग टू प्रिपेयर दिस चीज फॉर यू, रादर इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस फ्लेवर फॉर यू। द अनदर कैटेगरी इज कंपैरेटिवली हार्ड वन। इसमें मॉइस्चर का लेवल बहुत कम होता है। हार्ड या स्विस चीज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई, विच वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। इस बैक्टीरिया की मदद से वी कैन प्रिपेयर। लेट अस टॉक अबाउट अदर प्रोडक्ट्स। जैसे हमारे घरों में जो डो बनाया जाता है, बैटर बनाया जाता है, ये बैटर राइस फ्लावर से बनाया जाता है। राइस पाउडर को वाटर में डिजोल्व करके द एंटायर सोल्यूशन इज बेसिकली इनोक्यूलेटेड विद द हेल्प ऑफ सर्टन बैक्टीरिया एंड फंगस, और उसकी मदद से हम कुछ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं। ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बैक्टीरिया से भी फर्मेंट किए जा सकते हैं, या ये प्रोडक्ट्स बैक्टीरिया से भी फर्मेंट किए जा सकते हैं, यीस्ट से भी आप कर सकते हैं, मतलब फंगस से भी आप कर सकते हैं। तो डोसा और इडली के लिए हम जो बैटर प्रिपेयर करते हैं, दैट बैटर इज बेसिकली फर्मेंटेड बाय द हेल्प ऑफ दीज काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। तो आप एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, यहाँ पे फंगस भी इन्वॉल्व है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम डो प्रिपेयर करते हैं। इस डो में फर्मेंटेशन के टाइम पे
जब भी कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन होगा तो उस फर्मेंटेशन के टाइम पे इस डो में से गैस एस्केप होती है विच इज CO2। ये CO2 जब एस्केप होगी तो जो पूरा का पूरा बैटर है वो फ्लफी हो जाएगा। ओके और फ्लफी या पोरस हो जाने से नाउ इट विल गिव राइज टू अ डिफरेंट टेक्सचर टू योर फूड। इसीलिए इडली और डोसे का जो टेक्सचर है वो वैरी करता है, वो अलग होता है थोड़ा सा। सॉरी। हम ब्रेड मेकिंग के लिए भी डो को राइज करते हैं, फुलाते हैं, और उसे फुलाने के लिए हम एक स्पेशल यीस्ट यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज सेकेरोमाइसीस सेरेविसी। सेकेरोमाइसीस सेरेविसी को बेकर्स यीस्ट बोलते हैं तब जब हम इसे बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल। हम डो प्रिपेयर करते हैं, यीस्ट को उसमें इनोक्यूलेट करते हैं, यीस्ट जो है उसको फर्मेंट करना शुरू करेगी और धीरे धीरे उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होकर एस्केप करने की कोशिश करने वाली है, इससे उसके अंदर पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, फूल जाएगा वो, इट विल स्टार्ट राइजिंग, द डो इज गोइंग टू राइज अप, और वो जैसे जैसे राइज होगा फ्लफी होता जाएगा। जितना राइज होगा ना उतना ज़्यादा फ्लफी, उतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा। इसीलिए यीस्ट का एक सफिशिएंट क्वांटिटी यूज़ किया जाता है ताकि वो यीस्ट का क्वांटिटी राइज प्रॉपर करे डो को, और वो जितना प्रॉपर राइज करेगा उतना ही आपका फूड जो है वो सॉफ्ट होगा। ब्रेड आप बना रहे हैं तो ब्रेड वुड बी सॉफ्ट, अगर आप किसी तरीके का इडली डोसे का बैटर बना रहे हैं तो दैट वुड बी सॉफ्ट, राइट। तो बेकर्स यीस्ट इज बेसिकली यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग द बैटर फॉर बेकरी प्रोडक्ट्स। नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, पिछला वाला जो टॉपिक है यीस्ट वाला, उसमें एक चीज़ आप याद रखेंगे कि फ्लफी क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ एस्केप ऑफ CO2। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी तरफ हम आ रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है बेटा जिसे हम टोडीज ड्रिंक बोलते हैं। टोडीज ड्रिंक ये फर्मेंटेड सैप है ना। किसका सैप है? फर्मेंटेड सैप। ये बेसिकली प्लांट्स का सैप है, प्लांट से बनाया जाता है। कैसे बनाता है, आई शो यू। किसी भी प्लांट के ट्रंक को, जैसे जो स्पेशली हमारे जो पाम ट्रीज होते हैं उनके ट्रंक को ऐसा स्क्रैच करते हैं, कट लगाते हैं उस पर, है ना, और एक कंटेनर बांध देते हैं उसके आसपास। तो जैसे ही आपने कट लगाया है, ट्री के अंदर से एक सैप निकलना शुरू होता है। ये ट्रीज की एक नॉर्मल टेंडेंसी है, हर ट्री नहीं शो करता, लेकिन कुछ ट्रीज को जब आप कट लगाते हैं तो उनसे एक सैप निकलना शुरू हो जाता है और उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। ओके, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग। तो यहाँ पे पाम ट्रीज, अ स्पेशल वेराइटी ऑफ पाम ट्रीज जो साउथ में हो, उनको अगर आप कट लगाएंगे तो उनसे एक सैप निकलता है। उस सैप को कंटेनर बांध के, प्लांट के ट्रंक के आसपास कंटेनर बांध के उस सैप को कलेक्ट करते हैं। ये पाम ट्री के सैप को कलेक्ट कर लिया और उसके बाद इस सैप को हम क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो जैसे ही आपने इसे फर्मेंट किया, इट विल स्टार्ट, आई मीन द स्पेशल काइंड ऑफ फ्लेवर विल स्टार्ट गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड इन दिस, और बस यही हमारा ड्रिंक होगा। ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है। यूजुअली ट्राइबल्स वगैरह में भी ये बहुत फेमस है। वहाँ पे ये लोग टोडी बहुत कॉमनली बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं और फर्मेंटेशन के बाद दे कंज्यूम इट। सेलिब्रेशन के फॉर्म में भी लिया जाता है। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो नॉट मे बी इन इंडिया लेकिन अक्रॉस द नेशंस यूज़ किए जाते हैं, जैसे फर्मेंटेड फिश। ऑल्दो दिस इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, लेकिन जापानीज कंट्रीज़ में, जापान में फ़िश का फर्मेंटेशन करके खाया जाता है। सोयाबीन का सोया मिल्क या द कंप्लीट सोयाबीन दैट इज फर्मेंटेड एंड दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड। तो फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स, बैम्बू शूट्स के भी अंदर एक फ्लेवर इंट्रोड्यूस होता है। बैम्बू शूट्स पे फर्मेंटेशन इंट्रोड्यूस करके उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट चेंज कर देते हैं और वो टेस्ट चेंज करने के बाद दे कंज्यूम इट, राइट। तो ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो कि हमने अलग अलग माइक्रोब्स की मदद से ऑब्टेन किए हैं। Now we will next talk about industrial products जो अलग अलग एंटीबायोटिक्स, अलग अलग केमिकल्स हम प्रिपेयर करते हैं जो मेडिसिनल पर्पस में भी यूज़ होते हैं। सो वी विल सी वन बाय वन देम। फर्मेंटेड बेवरेजेस, सबसे पहले कुछ बेवरेजेस ऐसे हैं हमारे पास जिनको हम स्पेसिफिकली यीस्ट की मदद से ऑब्टेन करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उन्हें हम यीस्ट की मदद से फर्मेंट करते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तो
तो यीस्ट इज इन्वॉल्व फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बेवरेजेस। ये बेवरेजेस दो टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं, वन इज डिस्टिल्ड एंड अनदर इज अनडिस्टिल्ड। अब आपको डिस्टिलेशन करना है नहीं करना है ये आप डिसाइड कर लें। कैसे डिसाइड करेंगे, आप क्या सोच के डिसाइड करेंगे, आपको इन बेवरेजेस में अल्कोहल का परसेंटेज कितना रखना है, राइट। जितना ज़्यादा अल्कोहल का परसेंटेज आप रखना चाहते हैं उतना ज़्यादा आप डिस्टिलेशन करिए, और जितना कम आप अल्कोहल का परसेंटेज रखना चाहते हैं, जितना डाइल्यूटेड वर्जन अल्कोहलिक बेवरेजेस का रखना चाहते हैं, उतना ही आप उसे क्या रखिए, अनडिस्टिल्ड। तो प्रोडक्ट कुड बी डिस्टिल्ड, कुड बी अनडिस्टिल्ड। कौन से क्या होते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। जैसे वाइन है, वाइन हम रॉ फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, अनडिस्टिल्ड होता है। आप जितना एजिंग करेंगे वाइन का उतना फ्लेवर चेंज होता है। तो इसीलिए वाइन के अंदर अल्कोहलिक कंटेंट कम होने से इसे कंज्यूम करने के बाद जो हैलुसिनेशंस होते हैं या आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। ओके, सो ब्रांडी, बियर, रम, विस्की, ये सब अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं। हम बेवरेजेस को प्रिपेयर करने के लिए सेकेरोमाइसीस, सेरेवीसी भी यूज़ करते हैं, कॉमनली यही यूज़ होता है। अगर आप फ्रूट जूसेस को यूज़ करते हैं तो इससे हम वाइन प्रिपेयर करते हैं। एप्पल, ग्रेप, सीरियल, है ना, माल्ट, ये कॉमनली यूज़ होते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ वाइन, राइट। द अनदर प्रोसेस इज, इफ इन केस आप डिस्टिलेशन करें या विदाउट डिस्टिलेशन करें तो आपको अल्कोहल का परसेंटेज, एज आई मैंशन, अनडिस्टिल्ड में अल्कोहल का जो परसेंटेज है दैट वुड बी लेस, मतलब दिस वुड बी लेस कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसा समझिए, दिस इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड। Why less concentrated? Because it has less percentage of ethanol, that is alcohol. Ethanol is what? Alcohol. तो अल्कोहल का परसेंटेज कम होगा। सो वी ऑब्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आफ्टर डिस्टिलेशन और अनडिस्टिलेशन। वाइन, बियर जो है ये विदाउट डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए इनके अंदर अल्कोहल का कंटेंट कम है और इसीलिए इनसे हैंगओवर नहीं होते। So one can consume that if they do not want more alcohol percentage. ब्रांडी और रम जो है, इवन वोडका, जिन जो है, ये सारे ड्रिंक्स ऐसे हैं जो डिस्टिलेशन से बनाए जाते हैं, इसलिए इनकी काफ़ी कम क्वांटिटी ही सफिशिएंट होती है हैंगओवर्स के लिए। इनका एक्सेस क्वांटिटी ट्रेम्बलिंग इन वॉकिंग रिजल्ट कर सकता है, मतलब जो पर्सन है आफ्टर ड्रिंकिंग वो प्रॉपरली वॉक नहीं करेगा, क्लम्सी स्पीकिंग हो सकती है, ठीक से बात नहीं कर पाएगा। सो दैट वुड बी द रिजल्ट ऑफ ओवर कंजम्पशन ऑफ ब्रांडी, रम, वोडका एंड सच काइंड ऑफ ड्रिंक्स। लेकिन वाइन और बियर में अल्कोहल का परसेंटेज कम होने से मोर क्वांटिटी ऑफ दोज कैन बी टेकन अप, दो वन शुड नॉट टेक, बट स्टिल एज पर बायोलॉजी आई एम स्पीकिंग। देर आर अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो जो यीस्ट के फर्मेंटेशन के बाद प्रोड्यूस होते हैं, वी विल सी देम वन बाय वन। इनके अल्कोहलिक परसेंटेज को देखते हुए हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, बियर में 3 to 6% अल्कोहल का कंटेंट होता है, एंड यू कैन सी बियर के बाद वाइन में अल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा है, 10 to 20% वुड बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। ब्रांडी इज ऑलमोस्ट सेम, अल्कोहलिक कंटेंट सेम रहेगा ब्रांडी में। गिन में 40% है। सी नाउ वी स्टार्टेड रेजिंग टू 50% ऑफ अल्कोहल, दिस इज नाउ कॉन्सेंट्रेटेड ड्रिंक। रम में अगेन 40% है, और ये हमारे ओवरऑल डिस्टिलेशन चेम्बर्स हैं, डिस्टिलेशन प्लांट्स हैं जहाँ पे हम इन बेवरेजेस को डिस्टिल करते हैं। वाइन मोस्टली लोग कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ में, जैसे इटली में, वाइन जो है लोग घरों में बनाते हैं, लेकिन बियर भी बनाई जा सकती है, बट बियर नोबडी प्रिपेयर्स एट होम, वाइन इज़ मोस्टली प्रिपेयर। और जो दूसरे बेवरेजेस हैं इन्हें हम इंडस्ट्रीज़ में ही प्रिपेयर करके इन डिस्टिलेशन प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे इफ़ इट नीड्स फर्मेंटेशन तो फर्मेंटेशन होगा और उसके बाद डिस्टिलेशन होगा, अदरवाइज प्योरली हम उसे डिस्टिलेशन पे डालेंगे। लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए तो वी हैव बोथ द थिंग्स टुगेदर, फर्मेंटर फॉलोड बाय fermentation followed by distillation in the same plant, right? So huge tanks होते हैं, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। So this is the fermentation plant, इनकी गैलन्स में कैपेसिटी होती है, इट इज़ नॉट इन ml और लीटर, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं ये। The another commercially important product is एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स का यूज़
सबसे पहले सैलमन वॉक्समैन ने किया था, और इनके इंट्रोड्यूस करने के बाद हम ये जानते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स हैं दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. इट इज सी अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियाज के अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव है, नॉट अगेंस्ट वायरसेस. उसका एक सीधा सा रीज़न है, वायरसेस के पास खुद का मेटाबॉलिक पाथवे नहीं होता. दे डू नॉट हैव मेटाबॉलिक, देयर ओन मेटाबॉलिक पाथवे दे डोंट हैव. और जिसके पास खुद का पाथवे ही नहीं है, उसे आप कैसे मॉडिफाई या उसे आप कैसे स्टॉप करेंगे ग्रो करने से? वी कैन नॉट. तो हमारे जो बैक्टीरिया हैं उनका खुद का मेटाबॉलिज्म होने से आप उन्हें स्टॉप कर सकते हैं ग्रो होने से, जबकि वायरसेस को आप स्टॉप नहीं कर सकते वायरस के अगेंस्ट. इसीलिए एंटीबायोटिक्स इनइफेक्टिव हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स मेटाबॉलिक पाथवे को स्टॉप करती हैं या अफेक्ट करती हैं, राइट. सो इट इज एंटीबायोटिक. एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब life. So if it is against life, it is antibiotic. It kills the organism, or rather it retards the growth of organism. हम इसे बैक्टीरिसीडल बोल सकते हैं, बैक्टीरिसीडल, और हम इसे बैक्टीरियोस्टैटिक भी बोल सकते हैं. बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है इट स्टेबलाइजेस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. स्टेबलाइजेस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. और बैक्टीरिसीडल का मतलब होता है इट किल्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, राइट. बैक्टीरिसीडल इज मोर डेंजरस. बैक्टीरियोस्टैटिक तो जो है वो स्टैग्नेंट कर देगा बैक्टीरिया की ग्रोथ को. बैक्टीरिया अपना उतना लाइफ स्पैन कवर अप करेगा और उसके बाद अपने आप ही मर जाना है, उसने रिप्रोडक्शन नहीं करेगा. लेकिन अगर वो बैक्टीरिसीडल है तो वो उसी इंस्टेंस पे जब आपने एंटीबायोटिक कंज्यूम किया है, लिया है, वो वहीं उसे किल कर देगा. सो दीज टू आर द मैकेनिज्म्स कि इन मैकेनिज्म्स के बेस पे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो काम करते हैं. पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी. हाल फिलहाल पेनिसिलिन का यूज़ हम नहीं कर पाते, क्योंकि पेनिसिलिन से हमारे बैक्टीरियाज रेजिस्टेंट हो चुके हैं. they are not getting harm, they are not going to get any harm when you consume penicillin, although penicillin was the first antibiotic. बट आज हम पेनिसिलिन को कमर्शियली यूज़ नहीं करते, एज अ मेडिकल प्रोडक्ट हम उसे यूज़ नहीं करते. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस, एक मोल्ड से ही ऑब्टेन होती है, विच इज़ नोन एज पेनिसिलियम नोटेटम. दिस इज़ व्हाट इज़ द हिस्ट्री. इस एरा में 1928 से 1945 के बीच में एंटीबायोटिक्स पे बहुत लार्ज स्केल पे काम चला था, और इन एंटीबायोटिक्स को यूज़ करने का हमें तरीका पता चला था. देयर आर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है. ऑल्दो वी आर नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल ऑफ दैट, बट ब्रीफ में आपको बता देती हूँ. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को, बहुत अलग अलग माइक्रोब्स को एक साथ टारगेट करती है. और नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो बहुत लिमिटेड नंबर के ऑर्गेनिजम्स को टारगेट करेगी, या एक या दो को ही करेगी, राइट. सो चेन एंड फ्लोरे ने एंटीबायोटिक्स का पोटेंशियल यूज़ हमें बताया था कि एंटीबायोटिक्स कैसे यूज़ की जा सकती हैं, और इसे एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया था अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर, राइट. वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब अमेरिकन सोल्जर्स में बहुत ज़्यादा वुंडिंग थी, बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ हो रही थी, तो दीज एंटीबायोटिक्स वर गिवन टू देम, और तब हमें समझ में आया कि ये एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन को रोक सकती हैं, राइट. तो चेन और फ्लोरे को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी. उसके बाद बहुत अलग अलग बीमारियों के लिए हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करने लगे हैं, जैसे वूपिंग कफ, जिसे काली खांसी बोला जाता है, डीपीटी का वैक्सीन विच इज़ डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, विच इज़ इन हिंदी कॉल्ड एज गल घोटू बीमारी, दम घुटता है इसमें. और कुष्ठ रोग मतलब लेप्रेसी, पूरी बॉडी, पूरी स्किन जो है इट बिकम्स डिफॉर्म्ड, उसके ऊपर इन्फेक्शन होते हैं. सो दैट इज़ व्हाट इज़ लेप्रेसी. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स विच वी हैव, क्योंकि अब हमारे पास बहुत अलग अलग वेराइटीज़ में एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं. हम कमर्शियली बहुत हाई लेवल पे एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर कर चुके हैं. तो जैसे यू बैक्टीरियल्स जो हैं,
दिस इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, और इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज बेसिलस एंड स्यूडोमोनास। तो बेसिलस और स्यूडोमोनास से हम यू बैक्टीरियल्स नाम की एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन कर सकते हैं। एक्टिनोमाइसिटेल्स जो हैं वी ऑब्टेन इट फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। सो अनदर बैक्टीरिया विच यू नीड टू रिमेंबर इज स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। फंगस से हम पेनिसिलिन ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद लेट अस नाउ टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स विच वी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। चलिए, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे अल्कोहल, एंजाइम्स, अल्कोहल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कुछ ऑर्गेनिक एसिड जैसे साइट्रिक एसिड है, विनेगर है, अल्कोहल वी टॉक्ड अबाउट इट, और एंजाइम्स, इनका यूज, कमर्शियल यूज या कमर्शियल प्रोडक्शन हम इन ऑर्गेनिजम्स की मदद से कर सकते हैं। For example, Acetobacter aceti is used for the production of acetic acid in, you know that acetic acid हम बहुत commonly use करते हैं, हमारे घरों में भी काफ़ी जगहों पे use होता है, क्लीनिंग में यूज़ होता है। Clostridium botulicum जो है that is used for the preparation of butyric acid। याद रखना आसान है बेटा, आप ऑर्गेनिक एसिड का नाम याद रखिए और उससे एसोसिएटेड बैक्टीरिया का नाम याद रखिए। The another is Lactobacillus bacteria, which is used for the preparation of lactic acid. Aspergillus niger is used for the production of an acid which is citric acid, जो कि खट्टा होता है। हम जो हमारे यहाँ जो नमकीन होते हैं उनमें हम साइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं। जो खटास होती है वो लेमन की खटास नहीं है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ साइट्रिक एसिड यू गेट अ सावर टेस्ट। ओके, सो साइट्रिक एसिड। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इससे हम इथेनॉल बनाते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोड्यूस करते हैं। लेट अस जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद द प्रोडक्ट्स they produce. So lactobacillus is basically used for the production of curd, right? Acetobacter aceti for acetic acid, Saccharomyces cerevisiae for bread, Aspergillus niger for antibiotic, right? I'm so sorry. I'm so sorry. These are the options. Just go through the question again. So these are the options. Lactobacillus for curd, मतलब first के आगे I can mention two. Saccharomyces cerevisiae is for bread making. Aspergillus niger is for citric acid as well, right? So it would be 3, Aspergillus niger for citric acid, and Acetobacter aceti for acetic acid, that is 5. So here comes out to be your answer, और ये ऑप्शन से आप मैच करेंगे तो it would be B, right? सो हमारे ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसमें कहीं भी लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स और सिर्फ मैच करना है उन्हें, राइट? सो द आंसर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड दैट इज बी, राइट?